एक काली भाभी की 4 गोरी ननद। घड़ी में सुबह के 10 बज चुके थे। कलावती की चारों बेटियां स्नेहा, श्रुति, गरिमा और गिन्नी खाने की मेज पर बैठी हुई चम्मच और कांटे बजाते हुए चिल्ला रही थी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हम भूखों को खाना दो, खाना दो, खाना दो। इतने में उनकी माँ कलावती बेलन लिए हुए गुस्से में बुदबुदाती हुई हॉल में आकर कहती हैं, जब देखो मेरी ये बेगैरत बेटियां घर को अनशन के मैदान में बदल देती हैं। आज इन चारों को तबीयत से ना सुता तो मैं भी इनकी माँ नहीं। अरे ठहर जाओ मेरी निकम्मी निकट्टू बेटियों, भागती कहाँ हूँ। आज मैं तुम चारों का चौथा किए दूंगी, तभी जाकर चिमकाड़ी की तरह चिल्लाना छूटेगा तुम्हारा। कलावती का गुस्सा देखकर श्रुति, स्नेहा, गिन्नी तो अपने कमरे में दुबक जाती हैं, मगर गरिमा उसके हाथ आ जाती है। इतनी गोरी चिट्टी होने के बावजूद सारा दिन चेहरे की लीपा पोती में लगी रहती हो। मजाल नहीं कि एक तिनका भी हिला दे, बस कुत्ते बिल्ली की तरह टेबल बजवा लो। आज तेरी खैर नहीं। माते मुझे माफ कर दो। माते की लाते नहीं खानी तो बुला कर ला लाडो रानियों को। फिर चारों बहनें कतार में खड़ी हो जाती हैं। गौर से सुनो, अब तुम चारों बहनें फुहरता का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध लो। गिन्नी और गरिमा, रसोई घर का बर्तन चौका से लेकर खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रुति और स्नेहा, घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी तुम संभालोगी। क्या? जी हाँ माँ, ये बर्तन चौका मेरे बस की नहीं। बर्तन मांजने से मेरे सुंदर नाखूनों की बलि चढ़ जाएगी। इस मेरे सुंदर गोरे हाथों की शोभा बिगड़ जाएगी। माँ, मुझसे भी सफाई नहीं होगी। बेहतर होगा कि आप सस्ती सी कोई शन्नो या शांताबाई बुला लो। जस्ट इमेजिन माँ, कैसा लगेगा जब आपकी चारों गोरी चिट्टी बेटियों के हाथ में मेकअप ब्लशर की बजाय पोछा और वाइपर हो। इससे बेहतर तो आप बहू ले आओ। आपको बाई मिल जाएगी और हमें भी भाभी मिल जाएगी। मेरी बेअकल बेटियों ने बात तो एकदम पते की कही है। ऋतिक भी 25 का पड़ाव पार कर चुका है, अब उसकी शादी कर ही देनी चाहिए। अभी कलावती ऐसा सोच ही रही होती है कि अचानक उसका बेटा ऋतिक अपनी पत्नी कोहिना के साथ दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी कलावती कहती है, ऋतिक, ये तूने शादी का जोड़ा क्यों पहना हुआ है और ये किस घूंघट वाली को हमारे घर उठा लाया है? माँ, ये कोहिना है, मेरी बीवी और आपकी बहू। जैसे ही कोहिना अपना घूंघट उठाती है तो कलावती और उसकी चारों बेटियां उसके काले चेहरे को देखकर दंग रह जाते हैं। और तभी उसकी चारों गोरी ननद उसे नीचा दिखाने के लिए बोल पड़ती हैं, अरे कोहिना है या कोयला है? देख लो माँ, भैया ने तो आपके सपनों पर पानी फेर दिया। बिना बैंड बाजे और बारात के ब्याह रचा लिया। भैया, हमने तो सोचा था कि आप अपनी चारों गोरी चिट्टी बहनों से भी सुंदर बीवी लाओगे। दुनिया भर में एक से एक लाजवाब लड़कियां हैं, फिर भी आपने इस काली को घरवाली बना लिया। अरे बंद करो तुम चारों अपनी बेढंग की बातें। अरे क्या गलत कह रही हैं तेरी बहनें? अरे कभी हंस के साथ कौवे का मेल देखा है? जब आस पड़ोस वालों को पता लगेगा तो ताने कसेंगे कि बेटी इतनी गोरी चिट्टी और बहू इतनी काली। इस पर ऋतिक बगैर कोई जवाब दिए कोहिना को लेकर कमरे की ओर चल देता है। पाँव फटने के साथ कोहिना उठकर सारा काम काज निपटा कर पहली रसोई की रस्म करती है। तभी उसकी चारों ननद और कलावती खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे किस मुंह से तू मुझे अपनी माँ जी कह रही है? बिन बुलाए बराती की तरह मेरे घर में घुस आई है। माँ जी, आपका गुस्सा लाजमी है, मगर मुझे खुद को साबित करने का एक मौका तो दीजिए। बड़े अरमानों से मैंने ये चाय बनाया है, थोड़ी पी लीजिए। ये सुनकर कलावती चाय पी लेती है, मगर उसकी चारों गोरी ननद गुर्राती निगाहों से उसे देखकर कहती हैं, हमारी ब्लैक टी। भाभी, अगर तुम्हारी बटरिंग बातें खत्म हो गई हो तो जाकर हमारे लिए ब्लैक कॉफी ले आओ। कोहिना अपनी ननद की कड़वी बातों को नादानी समझकर भूलते हुए उनके लिए ब्लैक कॉफी बनाकर ले आती है। और फिर याक, श्रुति, स्नेहा, ये ब्लैक कॉफी जरूरत से ज्यादा ही काली नहीं लग रही? लगता है इसने कैफीन पाउडर के बजाय अपना काला रंग इसमें उड़ेल दिया है। इतना सुनकर भी कोहिना हाथ मलकर रह जाती है। अब कोहिना अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ चढ़ कर निभाने लगी थी, जिसे देखकर कलावती कहती है, बहू, मैंने तेरे काले रंग को देखकर तुझे कितना भला बुरा कहा, मगर तू तो कोहिनूर का हीरा निकली। इतनी खरी खोटी सुनकर भी चेहरे पर झूठी खुशी की खिलखिलाहट लिए अंदर ही अंदर घुटती रहती है। तू मेरी भटक तो खुल गई, बस मेरी बिटियाएं भी बदल जाएं।
फिक्र मत कीजिए माँ जी, जिस तरह आपका बर्ताव बदल गया, मेरी चारों ननद की नादानियां भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। समय गुजरता है। फिर एक दिन, मॉम, हम चारों अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा लुक? अरे ये लीपा पोती और लुक मेरी सोच से परे है, अपनी भाभी से ही पूछ लो। माँ, इससे क्या पूछना, जिसे खुद ही पहनने ओढ़ने का दूर दूर तक कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। हाँ, बेचारे कपड़े भी इस काली भाभी के तन पर पड़कर खुद को कोसते होंगे। इस तरह चारों गोरी ननद अपने गोरेपन का गुमान झाड़ती हुई अपनी काली भाभी की हंसी उड़ाकर चली जाती हैं। ऐसे ही वह हर दिन कभी अपनी काली भाभी को किसी न किसी बेतुकी बातों का मुद्दा बनाकर अपनी काली भाभी को कोसा करती थी। एक दिन, माँ, ये घर किस खुशी में सजाया जा रहा है? घर में कोई फंक्शन है क्या? तुम चारों बहनों को अपने फैशन से फुर्सत मिले तब तो घर की खास खबर रहेगी। अरे बुआ बनने वाली हो तुम चारों, बहुत जल्द घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इसीलिए सोच रही हूँ कल बहू की मुंह दिखाई के साथ बहू की गोद भराई का ऐलान कर दूं। आखिरकार इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। बड़ी खुशखबरी नहीं माँ, बुरी खुशखबरी है। अरे काली कमली क्या कम थी जो अब इस घर में अंधियारे के अंश की लौ जला रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब एकदम साफ है माँ, एक तो बदकिस्मती से ये काली कमली हमारे घर की बहू और हम चारों गोरी ननद की काली भाभी। अरे इसका होने वाला बच्चा भी एकदम ग्रुप एडमिन के काले बच्चे जैसा पैदा होगा। गिन्नी एकदम सही कह रही है माँ, क्यों जानबूझकर हमारी जगह साई करवाना चाहती हो? देख लो माँ, हमारा तो इसके बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। मैं तो कहती हूँ ये खुशखबरी जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो ही बेहतर होगा। बस करो तुम चारों का, बहुत हो गया। इतने दिनों से तुम चारों की बदसलूकी बर्दाश्त कर रही थी मैं। मेरी चारों ननद नादान है ये सोचकर ईश्वर ने मुझे इस काले रंग में रचकर भेजा तो मेरा क्या दोष? काले लोगों के भीतर भी दिल होता है, मगर अपने काले रंग के चलते मैं तुम चारों ननद के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई कि काश एक दिन तुम बदल जाओगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मेरे कालेपन के चलते तुम चारों मेरे होने वाले बच्चे को मौत का कौर करने की बात आसानी से कह दोगी। कोहिना की बातें सुनकर उसकी चारों गोरी ननद का सर जमीन पर गड़ने को हो जाता है और वह कहती हैं, भाभी एक आखिरी बार अपनी ननद की नादानियों को माफ कर दो। हाँ भाभी, हम चारों ने अपने गोरेपन की गुमान में कभी भी आपकी कद्र नहीं की, मगर आज आपने हमें आईना दिखा दिया कि इंसान अपने सूरत से नहीं बल्कि सीरत से सुंदर होना चाहिए। अपनी चारों ननद के मन में किए पर पछतावा देखकर कोहिना उन्हें गले लगाने को बढ़ती है। तभी कलावती कहती है, जाने दे बहू, अपनी चारों निखट्टू ननद को एक मौका दे दे। ननद भाभी के रिश्तों में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। कोहिना का कड़वा कथन उसकी चारों ननद के भीतर से काले और गोरे के बीच बसे नजरिए को नया आयाम दे जाती है। आज सभी खुशी से रहने लगते हैं। इसी के साथ गोरी ननद की काली बहू की ये कहानी होती है यहीं खत्म। सचमुच बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाकर जी को बेहद सुकून मिला है और केदारनाथ की तो बेला ही निराली थी। हाँ माँ, ये तो हमारा भाग्य था जो आखिरकार भोले की नगरी से भेंट हो गई। नरेंद्र अपनी माँ सुधा के साथ पूरे 1 सप्ताह बाद तीर्थ यात्रा से घर लौटा था। अभी दोनों ने दरवाजे से भीतर दस्तक ही दिया था कि एकाएक नरेंद्र के कानों में उसकी दुधमुही बेटी की बिलखने की आवाज गूंजती है। क्या हुआ बेला, क्यों रो रही है? ये बहू बेसुध होकर सो गई है क्या, या फिर उसने इस बात को बिसार दिया है कि वो एक बच्ची की माँ है? जाने कहाँ है। अभी सुधा ऐसा कही रही थी कि कमरे से आ रही किसी की खिलखिलाने की आवाज उसके कान में पड़ती है। रॉकी, क्या कर रहे हो? ये तो कायना की आवाज है। हाँ नरेंद्र, मगर ये दोहरी आवाज है किसकी जो बहू के कमरे से आ रही है? देखते हैं। नरेंद्र अपनी बेटी को बाहों में थामे जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि उसकी बीवी कायना किसी अनजान शख्स की बाहों में है, जिसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और गुस्से में बौखलाकर सुधा कहती है, बहू ये क्या बेशर्मी है? पति के पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ हम बिस्तर होते तुझे शर्म नहीं आई? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस शख्स ने मेरा फायदा उठाया है, इसी ने मुझे बहकाया है। क्यों री बुढ़िया, तुझे क्या लगा कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे इतनी बेहूदगी के बाद भी तुझे रत्ती भर की शर्म हया नहीं? सासू माँ, इसमें शर्माने जैसा मैंने किया ही क्या है? अरे इंसान जब एक ही तरह का खाना खाकर बोर हो जाता है तो वह दूसरी वैरायटी चाहता है। जब खान पान और पहनावे को लेकर पसंद बदल सकती है
तो फिर पति की क्यों नहीं? अगर आपकी नजरों में ये बेशर्मी है तो ठीक है, मैं बेशर्म बहू हूँ। सारा कसूर इस अनजान का है, इसी ने मेरी बीवी को बहकाया है। दूर हटो, खबरदार जो रॉकी को हाथ भी लगाया। पति के प्यार का क्या अच्छा सिला दिया है तुमने। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारा घर? मेरे प्यारे पति देव, जिस दिन तुमने मेरे दिए पेपर पर साइन किए थे उसी दिन ये घर मेरे नाम हो गया था। जाओगे तुम तीनों यहाँ से? कायना मेरी और माँ की न सही, बेला के बारे में तो सोचो। तुमने इसे अपनी कोख से जन्म दिया है। ये मेरी बेटी नहीं बल्कि एक बोझ है। अब ये रोना धोना बंद करके निकल जाओ यहाँ से, समझे? सुना नहीं तुम तीनों ने? निकलो यहाँ से। नरेंद्र अपनी बेटी बेला के लिए कायना के पैरों में बैठकर मिन्नतें मांगता है। बावजूद इसके वह बेशर्मी की सारी हदें पार करके उन्हें बेघर कर देती है। बेचारे पति के लिए बीवी की बेवफाई का मंजर मौत से कम न था। वहीं सुधा की आंखों के आगे भी बहू की बेशर्मी बार बार आ रही थी, जिसे याद करते हुए वह बीते दिनों में चले जाते हैं जब कायना बहू बनकर उनके घर आई थी। सुहाग की सेज पर बैठी बहू अपने पति के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी नरेंद्र अंदर आकर कायना का घूंघट उठाता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से चांद उतरकर इस चार दीवारी में समा गया है। आखिरकार इतनी खूबसूरत बीवी मिली है मुझे। इसके बाद दोनों पति पत्नी शादी की रात सुनहरी शुरुआत करते हैं। गुजरते समय के साथ नरेंद्र अपने कामों में अस्त व्यस्त रहने लगता है। एक सुबह, नरेंद्र, हम दोनों को साथ बैठकर एक दूसरे से बात किए हुए बहुत दिन बीत गए। क्या आज हम कहीं घूमने चले? माफ करना कायना, वो क्या है ना, आजकल दफ्तर में काम का बहुत प्रेशर है। फिर कभी। वक्त की पाबंदी दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां ला देती है। इसी बीच कायना के पास उसकी सहेली आशना का फोन आता है। कैसी है कायना? शादी क्या हुई, तू तो ईद का चांद हो गई है। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? बस नरेंद्र अपने बिजनेस में बिजी है और मैं घर के चौका बर्तन करने में। अरे ये तो हर लड़की के लिए लाजमी है। ससुराल पिंजरे के जैसा है जहां बहू नाम की चिड़िया बेचारी बाई बनकर चौका बर्तन में जीवन बिताती है। आशना के शब्द कायना के कानों में घर कर जाती है। उस रोज से उसकी सोच समझ गलत डगर पर जा पहुंचती है। माँ जी, आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं वहीं जा रही हूँ। कायना आशना की पार्टी में पहुंचती है जहां पहली दफा उसकी मुलाकात रॉकी से होती है। आशना, तुम्हारी सहेली बेहद खूबसूरत है। कायना, ये मेरा दोस्त रॉकी और रॉकी ये मेरी अजीज सहेली कायना। कहीं न कहीं चालबाज रॉकी कायना की आंखों से उसके अकेलेपन को भाप जाता है और 2 मिनट की बातचीत दोस्ती में बदल जाती है। आखिरकार रॉकी कायना के खातिर आकर्षण का केंद्र बन जाता है। समय गुजरता है। एक रात, कायना, आज रात मैं दफ्तर में रुककर काम करूंगा, इसलिए तुम सो जाना। कायना बिना किसी जवाब के फोन काट देती है और रॉकी को घर बुलाती है। हेलो रॉकी, मेरे पति आज घर पर नहीं है, तुम पीछे के रास्ते से आ जाओ। कुछ ही पल बाद रॉकी घर आता है। आखिरकार उस रात कायना बहू और बीवी की सारे बंधन तोड़कर बेशर्मी की हद पार कर देती है। उस दिन के बाद से ये हर दूसरे दिन का खेल बन गया था। रॉकी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेबी, तुम तो मेरी बुरी कंडीशन से बखूबी वाकिफ हो। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कुछ देर बाद, तुम्हें पाने के लिए मैं ये जरूर करूंगी। समय गुजरता है। एक रात जब नरेंद्र अपने कमरे में आता है तो चारों ओर फूल और मोमबत्तियां जल रहे होते हैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या बात, आज तो मोहतरमा मूड में है। नरेंद्र, आज मैं अपनी शादी की पहली रात के पलों को दोबारा से जीना चाहती हूँ। जहाँ नरेंद्र के लिए वह रात सुनहरी थी, वहीं कायना के लिए वो एक सोची समझी साजिश थी। कुछ दिनों बाद, माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। बहू तो सच बोल रही है। नरेंद्र, सुना तूने, तू बाप बनने वाला है। थैंक यू कायना, तुमने मुझे सारी खुशी दे दी। अब ये बच्चा मेरे लिए हथियार का काम करेगा। आखिर 9 महीने बाद कायना एक बेटी को जन्म देती है। नरेंद्र, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी दी, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अरे तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ये घर बार, जमीन जायदाद सब तुम्हें दिया। सिर्फ बातों के चौधरी बनने से होता है? करके दिखाओ तो जानू। आखिरकार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए बेशर्म बहू सब कुछ हथिया लेती है। 1 महीने बाद, रॉकी, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे हो? जैसे ही वह रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, वह उसे जोर से धक्का देता है। अब देखो, बेताल की तरह गले पड़ी रहती है बेशर्म बला। रॉकी, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम्हारे लिए मैंने सारे रिश्ते न्यौछावर कर दिए। अरे इसमें तेरा स्वार्थ शामिल था। मैंने तेरी प्रॉपर्टी के लिए तुझसे प्यार का ढोंग रचाया था, वरना रॉकी किसी की झूठन नहीं खाता। ये घर अब मेरा है, समझी? जो दाव तूने अपने पति के साथ चला, मैंने उसी को दोहरा दिया। अब मैं तुझ जैसी बेशरम को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल यहाँ से। कायना को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। बहुत खोजबीन के बाद उसे अपने पति का पता चलता है और वह उनके पास आती है। नरेंद्र, मुझे माफ कर दो। ना मैं एक अच्छी बहू बन सकी, न बीवी और ना माँ। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। मैंने अपने मंगलसूत्र का मान मिटा दिया। कायना, शादी का संबंध मन से मायने रखता है। तुम्हें अपने किए का मलाल है, मेरे लिए यही बहुत है। ये नरेंद्र का बड़प्पन ही था जो उसने सब कुछ भुलाकर कायना को स्वीकार किया। आज की दुनिया में आशना जैसे लोग हर मोड़ पर इस मौके के साथ खड़े हैं कि कब आपकी गृहस्थी की तितर बितर कर दे। इसलिए कायना के जैसी गलती से सीख लें, क्योंकि हर शख्स नरेंद्र नहीं। शहरी आबादी से कोसों दूर बड़ा पंचकुला गांव अपने आप में बेहद सुखी समृद्ध था, क्योंकि समय के साथ सभी जन ने अपनी मिट्टी के गुमटी को तुड़वाकर उसे घर के सुंदर साँचे में गड़वा लिया। मगर उसी गांव के अंतिम छोर में बसा गरीब हरिया आज भी अपनी पत्नी धनिया के साथ एक गरीब गुमटी में रहने को मजबूर था। वह बटाईदार के तौर पर साल के कुछ महीनों में मदन सिंह के जमीन पर खेतीबाड़ी करके भरण पोषण करता, तो वहीं बदलते मौसम में उसे बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती, जिसे कभी कभार वह 2 वक्त का भोजन जुटाने में भी असमर्थ हो जाता। अरे धनिया, और कितना वक्त लगेगा? कुछ नहीं तो रात का बचा हुआ बासी तरकारी रोटी ही ला दो। ये लो जी, रात की रोटियां भी सेक दी हैं, खा लो। क्या बात है धनिया, तुम इतना हिचक क्यों रही हो? अजी, तुम्हें ये बासी खाना खाते देखकर मेरा कलेजा बहुत कचोटता है। जाने लक्ष्मी मैया कब हमारे घर की दुख और दरिद्रता दूर करेंगी। धनिया, भूखे के बेड़ा पर मिली हुई सूखी रोटी भी मेवे मिष्ठान से बढ़कर है। अच्छा चलत है, आज फसल की कटाई से पिछले 3 माह का मेहनताना तय होगा। लक्ष्मी मैया की दया दृष्टि रही तो अब के बरस हम गरीबों की दिवाली भी बड़े धूमधाम से बीतेगी। इसके बाद हरिया खेत पर पहुंचता है, जहां फसल को लहलहाता देखकर उसकी आस मानो मुकम्मिल होती दिख रही थी। वह एक सवेर से देर सांझ तक गेहूं की फसल की कटाई खत्म करके कहता है, शुक्र है ईश्वर की दया से कटनी का काम निपट गया। फिर अचानक खेत का मालिक मदन सिंह वहां दस्तक देता है। अरे हरिया, हो गई फसल की कटाई? हाँ मालिक, कटनी से मिलाकर 50 बोरी गेहूं की बोरियां निकली हैं। बहुत खूब भाई, तेरे हाथों में माँ अन्नपूर्णा का वास है। तू जो बोता है उसका 10 गुना काटता है। ये ले तेरा मेहनताना। शुक्रिया मालिक, मुझ गरीब की दीपावली इससे मुकम्मल हो जाएगी। हरिया हंसी खुशी पैसे लेकर घर लौट आता है। अब दीपावली में 2 दिन शेष रह जाते हैं। सभी के घरों में दीपावली की साज सज्जा शुरू हो जाती है, मगर दीपावली के एक रात पहले 3 गाय गांव की सीमा में घुस आती हैं। उन्हें देखकर क्रूर कैलाशी डंडे से उन्हें खदेड़ते हुए कहती है, भाग भाग, अरे ये कुर्रा कच्चर गाय जाने गाँव में कहाँ से घुस आई? अरे बसंता दौड़ो। आवाज सुनकर बसंता बाहर आकर बोलता है, अरे क्या हुआ कैलाशी काकी? अरे बसंता देखना, जाने कहां से ये गाय गांव में घुस आई है। बसंता पास पड़े डंडे से गाय को मारने लगता है। गाय जोरों शोरों से करहाती हुई सींग हिलाने लगती है। तभी अचानक हरिया वहां आकर बसंता को रोकते हुए कहता है, रुक जा बसंता, बौरा गया है क्या? भला इस कदर कोई बेजुबान जानवर को मारता है? बेचारी इन गौ माता को लहूलुहान कर दिया। अरे मरखा गौ को मारे नहीं तो का पूजा करे? और तूने क्या इन गायों का बीड़ा उठा रखा है जो तेरा कलेजा कचोट रहा है? हाँ, उठाऊंगा मैं इन गायों का बीड़ा। खुद की जिंदगी तो गरीब गुमटी में गुजर रही है। अरे इन 3 गाय को क्या द्वार पर बांधेगा? उसकी चिंता आप मत करो कैलाशी काकी, ये गाय मुझ गरीब के साथ ही रहेगी जब तक उसका मालिक इसे खोजते हुए नहीं आता। हरिया तीनों गाय को अपने घर लाकर धनिया को सारी बात बताता है। फिर धनिया कहती है, अजी आपने एकदम सही किया जो इन तीनों गौ माता को घर ले आए, वरना ये जल्लाद गांव वाले इन्हें मार डालते। दोनों दंपति दिवाली के लिए बचाए हुए पैसों से तीनों गाय के लिए दाने पानी और एक और गौशाला बनवाते हैं, मगर उस दंपति के दीपावली फीकी पड़ जाती है। वे तीनों गाय की खूब देखरेख करते हैं।
दीपावली की देर रात एकाएक तीनों गाय जोर शोर से गुहार लगाती हैं, जिसे सुनकर दंपत्ति गौशाला में आते हैं, जहां तीनों गाय 3 अलग रत्नों में ढल चुकी थी। जैसे एक गाय चमकते हीरे की, तो दूसरी गाय सोने की और तीसरी गाय पैसे की बन चुकी थी। हैरान ना हो हरिया, हम तीनों जादुई गाय हैं। मैं हूँ सुनहरी गाय और ये है मेरी दोनों सखी लक्ष्मी और ललिया। तुम दोनों दंपत्ति महालक्ष्मी के सच्चे आराधक हो, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हम तीनों जादुई गाय को भेंट स्वरूप तुम्हारे घर भेजा है। कहो, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हैं? हे जादुई माता, मुझ गरीब के घर की कमी घटी आप भले तौर से देख रही हैं। बस इतना कर दीजिए कि हमारा भी जीवन आसान हो जाए। एकाएक हीरे, पैसे और सोने के सांचे में ढली तीनों जादुई गाय अपने जुबान के जबड़े को खोल देती हैं, जिसके भीतर से सोने के सुंदर सिक्के, चमचमाते हीरे और नोट की बौछार बरस पड़ती है। जिसके बाद पैसों की बनी जादुई लक्ष्मी गाय कहती हैं, हरिया, धनिया, इन हीरे, पैसे और सोने को बेचकर तुम सोझे तौर पर अपने घर से दुख और दरिद्रता दूर कर लो। अगले दिन पूरे गांव में गोवर्धन पूजा की होड़ होती है। धनिया गाय के गोबर से अपने घर को लीप पोत कर काम खत्म करती है। जिसके बाद हरिया सुनार के हाथों सौदा किए रत्नों से जो पैसे मिलते हैं, उसे सबसे पहले तीनों जादुई गाय के खातिर मावा मिष्ठान खरीद कर लाता है। ये तीनों जादुई गाँव माता, आज आपकी बदौलत मुझ गरीब बेबस के दिन फिरे हैं और मेरे घर के अनाज की बोरियां भरपूर भरी हैं। हरिया जादुई गाय का शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि बसंता बिलखता हुआ उसके पास आता है। अरे बसंता, तू रो बिलख क्यों रहा है? अरे गजब हो गया हरिया, दीपावली की रात मेरे भूल से द्वार खुला छूट गया और जाने कौन चोर उचक्का हमरे घर में हाथ साफ कर गया। सारा रुपया, पैसा, जेवर सब लूट ले गया। अरे सोचा नहीं था कि दीपावली के अगले दिन मेरे घर में दाने दाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उधार के तौर पर थोड़ा बहुत राशन और पैसे हो तो दे दे, मैं तुझे जल्दी लौटा दूंगा। अरे चिंता मत कर मेरे दोस्त, मैं तेरी मदद करता हूँ। हरिया अपने तीनों जादुई गाय की ओर निहारते हुए कहता है, हे मेरी तीनों जादुई गौ माता, बसंता की मदद करो। हरिया का हुक्म सुनकर तीनों गाय अपने साधारण सूक्ष्म अक्ष को त्याग कर सुनहरे प्रकाश के साथ सर से लेकर पांव तक सोने, हीरे और पैसे से बने अलग अलग गाय में बदलकर अपने मुंह से खूब सारे हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा देती हैं। ये देखकर बसंता बड़ी बड़ी आंखें करता हुआ कहता है, मैंने तो आज तक गायों को केवल दाना पानी और चारा चरते देखा था, मगर ये कैसी मायावी गाय हैं जो अपने जुगाली करने वाली जुबान से बेशकीमती हीरे, पैसे और सोने की बौछार लगा रही हैं। लगता है ये दूसरी दुनिया से आई इच्छा पूर्ति गाय हैं। बसंता का सवाल सुनकर सर से पांव तक हीरों से सजी जादुई गाय ललिया अपना पुख्ता प्रमाण देकर कहती है, बसंता, हम तीनों जादुई सोने, हीरे और पैसे की गाय हैं, जिसे माँ लक्ष्मी ने हरिया और धनिया की भक्ति भाव को देखकर भेंट स्वरूप भेजा है। फिर तुम तीनों ने मेरी मदद क्यों की गौ माता? क्योंकि एक दूजे के दुखों, सुख के बुरे बेला पर काम आना ही हमारा मुख्य कार्य है। यह सुनकर बसंता की आंखों के आगे वही बदसलूकी की झलक आ जाती है जो उसने कुछ दिन पहले तीनों जादुई गायों के संग किया था। वह अपने टखनों पर गिरकर जादुई गायों से माफी मांगता है। जादुई गाय माता, मुझे माफ कर दो। मैंने मूर्खता में आकर आप तीनों पर मारखा होने की मिथ्या में मारा पीटा। हमने तुम्हें माफ किया बसंता। जाओ और हमारे दिए हीरे, पैसे और सोने से अपने घर की बदहाली को बदलकर सुनहरा आयाम दो। गोवर्धन पूजा के सांझ होने तक हरिया के तीनों जादुई गायों की खबर पूरे गांव में हवा की तरह सन्ना उठती है, जिसके बाद गांव का सारा समुदाय बारी बारी से तीनों जादुई गौमाता का पूजन करता है। बदले में तीनों जादुई गाय उन्हें भेंट में हीरे, पैसे और सोना देती हैं। 3 जादुई गाय के आने से गरीब हरिया, जो कल तक बड़ी मुश्किलों से खेतीबाड़ी करके जोड़ जमा से कभी खाता तो कभी भूखा रहता, आज वह सैकड़ों खेत खलिहान का मालिक है। बावजूद इसके हरिया और धनिया की आंखें घमंड से कभी नहीं चढ़ी। वह अक्सर अपने जादुई 3 गाय के जरिए गरीब बेसहारा लोगों की मदद करता था। साथ ही अपने बदले बेहतर दिनों के लिए वह तीनों जादुई गाय को सफलता श्रेय देना नहीं भूलता। ये थी कहानी 3 जादुई गाय की एक झलक। कौशल्या पूजा की थाली लेकर घर को लौट आती है, जिसके बाद वो अपने पति और अपने दोनों बेटों को प्रसाद देने लगती है। तभी कौशल्या कहती है, अरे गुंजन, प्रीति अभी तक सो रही है क्या?
उससे बोलो सुबह हो गई है, जल्दी से उठ जाए। अरे माँ जी, आप तो जानती हो प्रीति को, हम कितना भी जगाने की कोशिश कर लें वह 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठेगी। अरे बहू, आज घर में हवन है और सबका नहा धोकर तैयार होना बहुत जरूरी है। पूजा के वक्त अगर वह सोकर उठेगी तो पूजा खराब हो जाएगी। आप कहती हो तो मैं एक बार जाकर उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर गुंजन प्रीति के कमरे में जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। अरे प्रीति, उठो। प्रीति देखो, आज हवन है। कल ही हमने तुम्हें समझाया था कि सुबह जल्दी उठ जाना और नहा धोकर तैयार हो जाना, लेकिन तुम हो कि अभी तक सो रही हो। माँ जी बहुत गुस्से में है, उठ जाओ। अरे अरे, जाओ यहाँ से, जब देखो मेरी नींद खराब करती रहती हो। और कोई काम नहीं है क्या आपको? माँ जी से बोलो मैं पूजा में नहीं आने वाली। प्रीति की बात सुनकर गुंजन चुपचाप कमरे से बाहर निकल आती है और अपने मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेहमान आने वाले हैं और प्रीति तो अभी तक सो रही है। मगर माँ जी इसे ऐसे देखेंगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगी। एक काम करती हूँ, मैं जाकर हवन की तैयारियां कर लेती हूँ। गुंजन प्रीति की जेठानी होती है और वो बहुत संस्कारी होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति शहर से शादी करके गांव में आई होती है। उसके इतने नखरे होते हैं कि सभी लोग उसकी हरकतों से परेशान होते हैं। कुछ ही देर में गुंजन हवन की सारी तैयारियां करके सबको बुला लेती है। देखते ही देखते मेहमान भी आने लगते हैं, जिसके बाद गुंजन एक एक करके सबके पैर छूने लगती है। आप सभी का स्वागत है, आइए, हवन बस शुरू ही होने वाला है। ऐसा कहकर गुंजन सबके पैर छूने लगती है। अरे बहू, जुग जुग जी और सदा सुहागन रहो। भगवान तुम्हारे जैसी संस्कारी बहू हर किसी को मिले। तभी वहाँ प्रीति अपने शरीर पर केवल टॉवल लपेटकर सबके सामने ऐसे ही पहुँच जाती है। अरे वाह, मेहमान तो आ भी गए। दरअसल मेरे कपड़े इस्त्री नहीं थे, इसलिए ये पहनना पड़ा। प्रीति, ये सब क्या है? तुम ऐसे ही सबके सामने आ गई, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? अरे इसकी माँ ने कुछ सिखाया होगा तभी तो शर्म आएगी। हे भगवान, ये शहर की लड़कियां, इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। अरे कम से कम आज के दिन तो थोड़ी सी शर्म कर लेती। यूं ही उठकर सबके सामने टॉवल में आ गई। पता नहीं कैसे संस्कार है इसके। क्या बोल रही है बुढ़िया? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में बोलने की? मेरी माँ जैसी भी है बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह ढोकलेबाजी नहीं करती हैं। हाँ हाँ, तभी तो तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर झलक रहे हैं। सबकी बातें ऐसी सुनकर प्रीति गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो स्कर्ट और टॉप पहनकर बाहर आती है। उसे इस तरह देखकर सभी लोग अपना मुंह बना लेते हैं। तभी राघव उसके पास जाता है और उससे कहता है, प्रीति ये सब क्या है? पहले टॉवल और अब ये, जाओ इसे जल्दी से बदल कर एक अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ। अरे अरे, मुझसे शादी करने से पहले ये सब नहीं सोचा था तो अब क्यों सोच रहे हो? तब भी तो मैं तुम्हें पसंद थी, आज क्या दिक्कत है? अब तक तो मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुम अपनी जिंदगी जी रही थी, लेकिन आज तो मेरी पत्नी हो। अरे तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए। प्रीति सबके सामने कई सारे ड्रामे दिखाती है, जिसके बाद कई सारे लोग हवन में से प्रीति के इस बर्ताव को देखकर चले जाते हैं। सत्यानाश जाए इसका। अरे इस लड़की को तो जरा भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं है। इससे अच्छा तो कि मेरा बेटा कुंवारा ही मर जाता। घर के सभी लोग प्रीति से बहुत नाराज होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुंजन हवन के संपन्न होने के बाद सबको प्रसाद बांटती है। माँ जी, प्रीति को माफ कर दीजिए। दरअसल वह शहर में पली बढ़ी है, इसलिए उसका बर्ताव थोड़ा ऐसा है। धीरे धीरे वह इस घर के सभी संस्कार सीख जाएगी। अरे बहू, कितनी समझदार और सुलझी हुई है तू। तेरे अंदर कितने सारे संस्कार हैं। काश तेरे आधे संस्कार भी प्रीति के अंदर होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कौशल्या गुंजन को आशीर्वाद देती है। ये सब प्रीति अपने कमरे में से झांक कर देख रही होती है और अपने मन ही मन कहती है, अरे जिसे देखो वह सिर्फ गुंजन की तारीफ करता रहता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं है? मैं सब जानती हूँ। गुंजन ऐसा घर वालों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है। एक तरफ प्रीति अपनी हरकतों की वजह से घर वालों की बातें सुनती, तो दूसरी तरफ गुंजन अपने संस्कारों के पीछे सबके मुंह से तारीफ सुनती, जिसके चलते प्रीति को बहुत गुस्सा आता है। एक दिन अचानक से उसकी सास कौशल्या की तबीयत खराब हो जाती है। वो दर्द में तड़प रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपको तो बहुत तेज बुखार है। गुंजन अपनी सास के बिना बोले ही उसके हाथ पैर दबाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी कमरे में अपने आप से कहती है, इस घर में कोई भी मुझे कुछ नहीं समझता। सब तो गुंजन दीदी की तारीफ करते रहते। इससे अच्छा होगा कि मैं अपने पति को लेकर यहाँ से शहर रहने चली जाऊँ। प्रीति राघव को किसी तरह मना लेती है, जिसके बाद वो जाने से पहले अपनी सास को बताने जाती है। कितनी अजीब बात है, आज तो मैं अपने पति के साथ ये घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि मेरी सास की तो सिर्फ एक ही बहू है जो बहुत संस्कारी है।
तो फिर मेरा इस घर में क्या काम? लेकिन आपको इस तरह बीमारी का बहाना लेकर एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके बेटे को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ प्रीति, ऐसा मत करो। माँ जी को तुम्हारी और राघव जी की जरूरत है। प्रीति किसी की नहीं सुनती और वो राघव को चलने के लिए कहती है। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चले तो मैं यहाँ से अकेले ही चली जाऊंगी। फैसला आपके हाथ में है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आज मेरी माँ को मेरी जरूरत है। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। प्रीति गुस्से से सामान उठाती है और घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो सड़क पर रोते हुए चलने लगती है। मेरी सास और मेरी जेठानी की वजह से आज मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। अरे ये सब लोग सिर्फ गुंजन दीदी की ही तारीफ करते हैं, किसी को भी मेरी परवाह ही नहीं है। प्रीति ऐसा सोचते हुए चल ही रही होती है कि पीछे उसकी सास उसको आवाज लगाने लगती है। बहू, बहू कहाँ जा रही है? रुक जा। अरे बहू मेरी बात मान, देख मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुक जा। तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पीछा मत कीजिए माँ जी। मैं अब उस घर में नहीं रह सकती जहाँ कोई मुझे कुछ नहीं समझता। प्रीति ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक से कौशल्या के सामने एक बहुत तेजी से कार आती है, जिससे कौशल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत अपनी सास कौशल्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एक्सीडेंट के दौरान कौशल्या को कई सारी चोट लग जाती है। ये सब देखकर प्रीति को रोना आता है और वो अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और आपको अपने पीछे भगाया। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी आप मुझे रोकने के लिए आई और मेरे चलते आपको कितनी सारी चोट भी लग गई। अरे बहू, तू ऐसा कैसे सोच सकती है कि तू उस घर की बहू नहीं है? अरे जब राघव तुझे शादी करके घर में ले आया था तभी मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया था और तुझे मैं गुंजन की तरह संस्कारी बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं माँ जी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। हमेशा मैंने कई सारी गलती की है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं आपको एक संस्कारी बहू बनकर दिखाऊंगी। कौशल्या प्रीति को गले से लगा लेती है। दोनों सास बहू रोने लगती हैं, जिसके बाद से प्रीति को अपनी सास के लिए संस्कारी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते प्रीति के अंदर काफी सारे बदलाव आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भारत के एक उत्तरी दिशा में एक छोटा सा झुंझुनपुर नाम का एक गाँव था, जहाँ सभी लोग बड़े खौफ में रहते थे। वहाँ जल्दी से कोई भी बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं था, क्योंकि एक चुड़ैल लोगों को मार डालती थी। वीरेंद्र भी अपनी पत्नी काजल के साथ घूमने आया था, मगर कार खराब होने की वजह से वो पास के झुंझुनपुर गांव में दाखिल हो जाता है, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। उसके आते ही गांव के मौसम का मिजाज बिगड़ गया था। तभी वो पैदल जाते हुए कहता है, काजल तुम्हें गाँव थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतना घनघोर अंधेरा हो गया कुछ ही देर में। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब हम यहाँ कैसे रहेंगे? मुझे तो डर सा लग रहा है। दोनों किसी को जानते नहीं थे, इसलिए मालती नाम की एक औरत का दरवाजा खटखटाकर उसके घर चले जाते हैं, जहां वो औरत उन्हें पनाह दे देती है और कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने कभी इस गांव के बारे में नहीं सुना क्या? आप ये सब क्या कह रही हैं? हाँ साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? आप घबराई हुई क्यों लग रही हैं? एक मिनट। ये बोलकर वो खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और अच्छे से इधर उधर देखकर कहती है, दरअसल हमारे गांव में एक चुड़ैल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने हम सबको परेशान कर रखा है और जो कोई भी बाहरी व्यक्ति आता है उसे भी वो मार डालती है। आप दोनों छुप कर रहिएगा। उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि आप इस गांव के नहीं हैं, इसलिए आप हमारे जैसे गांव के कपड़े पहन लीजिए। आप कैसी बात कर रही हैं? आज के दौर में कोई भूत चुड़ैल नहीं होता है। हाँ, आपका वहम होगा। मुझे पता है आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। तभी बहुत तोड़ फोड़ की आवाज आती है। उसके घर का दरवाजा भी टूट जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बचने की? पता है ना, किसी नए परिंदे को पर मारने भी नहीं देती मैं। चल जल्दी से तू और बाकी गांव वाले सभी अपने घर से बाहर निकल जाओ। अच्छा नहीं आओगे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहते ही चुड़ैल तोड़ फोड़ करने लगती है।
पेड़ों को रौंद देती है, अपनी फूंक से गांव में बवंडर ला देती है, जहां लोग उससे बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं। तुम लोग कैसे नहीं मानोगे, तुम्हारे खेतों को खराब कर दूंगी, बचा खुचा अनाज भी खाने के लिए तरस जाओगे। देखा, मैंने कहा था ना, चुड़ैल है। देखा उसने क्या किया। उसे पता चल गया कि तुम हमारे घर में हो। अब क्या होगा, मार डालेगी वो। अब किसी को नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा, इसका कोई उपाय तो होगा ना? क्या ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम इस चुड़ैल से बच पाएं? मुझे बहुत डर लग रहा है वीरेंद्र, मैं मरना नहीं चाहती। आखिर वो चुड़ैल गांव में कब्जा करके क्यों बैठी है, क्यों सताती है, पता नहीं। लेकिन 1 साल से उसने हम गांव वालों पर कब्जा कर रखा है। तब से उसने रातों की नींद उड़ा दी है, परेशान करती है, रोज रोज आकर हमें धमकी देकर पटकती है। आपके गांव में कोई ऐसा तो होगा ना जो हमें बता सके कि चुड़ैल का अंत कैसे होगा। तभी कमला नाम की बुढ़िया उनकी कुटिया में आकर कहती है, मैं जानती हूँ, एक साधु बाबा है जो उस चोटी वाले पहाड़ पर मिलेंगे। उस पहाड़ की सीधी चढ़ाई है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते यहाँ आई हूँ। चुड़ैल बाहर तहलका मचा रही है। आप मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं उन साधु बाबा से बात करूंगा और कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर मिलेगा। ध्यान से जाना। वो बुढ़िया उसे पहाड़ी वाले साधु बाबा के पास जाने का रास्ता बताती है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल गांव में लोगों को परेशान करती है और चली जाती है। फिर अगले दिन आती है और चली जाती है और वीरेंद्र उन साधु बाबा के पास पहुंचने के लिए चट्टानों को चीरता हुआ पहाड़ पार करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन वो बच जाता है। और इस पहाड़ पर जाना तो खतरे से खाली नहीं है यार। हाँ, शुक्र है मैं बच गया। ऐसा कहकर वीरेंद्र आगे बढ़ता है और साधु बाबा के पास पहुंच जाता है और उनसे मिलकर गांव के बारे में सब कुछ बता देता। तभी वो कहते हैं, ये तो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। मेरे पास ऐसी सिद्धियां नहीं है कि मैं उसे मारने का कोई तरीका बता सकूं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली और अनुभवी अनेक सिद्ध वाले एक साधु हैं। लेकिन वो भूतिया साधु बाबा हैं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उन बाबा को बुला लीजिए प्लीज। मैं अपनी पत्नी के साथ कभी भी घर नहीं लौट पाऊंगा और गांव वाले भी इसी तरह से परेशान होंगे। ठीक है, बुलाता हूं उन्हें। ओम नमः 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 साधु भूतेश्वरी निमंत्रणम गच्छामि। उन साधु बाबा की ये कहते ही हल्की परछाई के साथ एक नीली रोशनी में वो भूतिया साधु बाबा प्रकट होते हैं और कहते हैं, भला ऐसी क्या विपत्ति पड़ गई जो मुझे बुलाना पड़ा? भूतिया बाबा, मेरा प्रणाम। आपका यह बच्चा मेरे पास बहुत आस लेकर आया है। इनके गांव में एक ऐसी चुड़ैल है जिसने सालों से उधम मचा रखा है और वो किसी के बस में नहीं है, जाने का नाम भी नहीं ले रही। आप ही अपनी सिद्धियों से उस गांव का कल्याण कर सकते हैं, उस चुड़ैल का अंत कर सकते हैं। हमारी मदद कीजिए बाबा। हाँ साधु बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अपने गांव में मुझे ले चलो। तभी वो भूतिया साधु बाबा उस गांव में पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उस चुड़ैल को बुलाने का आह्वान देते हैं, जिसके बाद बवंडर के साथ वो भूतिया साधु के समक्ष खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, तू भूतिया साधु, तू आएगा गांव वालों को मुझसे बचाने के लिए? भूल जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस गांव पर हमेशा मेरा ही कब्जा रहेगा। तेरे इस घमंड और गलत फहमी को मैं अभी दूर कर दूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पिशाचिनी त्राहिमाम नमः। ये कहते ही चुड़ैल नीचे गिर जाती है। भूतिया साधु, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर वार किया, इसका हर जाना तुझे भुगतना होगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल अपने विशाल रूप में आकर अपनी शक्ति मजबूत कर साधु पर भूतिया साधु भी विशाल रूप में आकर उस पर प्रहार करता है,
दोनों में भयंकर युद्ध चलता है और तभी भूतिया साधु अपना सबसे बड़ा अस्त्र निकालकर उसके पेट में मार देता है। बहुत हो गया, तूने इन मासूम लोगों को परेशान कर लिया। तेरी वजह से आज इस गांव की जमीन बंजर सूखी पड़ी है। तेरा अंत निश्चित है चुड़ैल। ये कहकर भूतिया साधु एक और बार मारते हैं और मारते हुए वो कहती है, मार डाला मुझे। शुक्रिया भूतिया साधु बाबा, जो आपने मुझे अपने अस्त्र से मारकर मुझे श्राप से मुक्त करवा दिया। धन्यवाद। मतलब ये कि साधु बाबा, पिछले जन्म में मैंने आपको मार दिया था और आपने श्राप दिया था कि भूतिया दुनिया में आप मुझे खुद मारकर इस श्राप से मुक्त करेंगे, जो आज आपने कर दिया। इसलिए गांव वालों को परेशान कर रही थी। अब मेरे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तथास्तु। ये कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है। गांव के लोग खुशियां मनाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा, कई सालों से हमारे यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं हुई है। आप कुछ तो ऐसा कर दीजिए जिससे गांव में खाने पीने की सुविधा हो जाए, बारिश आ जाए बाबा। मैं अपनी सिद्धियों से पानी की बारिश तो नहीं कर सकता, लेकिन मोतियों की बारिश जरूर कर सकता हूँ। वो मोती बहुत ही कीमती होते हैं और ये तुम्हारे भविष्य में जरूर काम आएंगे। भूतिया साधु मंत्र पढ़कर मोतियों की बारिश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वो कहता है, मैं लोगों को निराश नहीं छोड़ सकता। मुझे अपनी सारी शक्तियां ही लगानी होगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकाल बवाल भौकाल महाकाल मस्त कलंदर, मोतियों की बारिश छम छम हो जा। ये कहते ही भूतिया साधु अपनी सारी शक्ति लगा देता है, जिससे वो हवा में उड़ता है और आसमान की बिजली उस पर गिरती है। उसकी छाती से सारी सिद्धियों की शक्तियां निकलती है, जिसके बाद वहां झमाझम मोतियों की बारिश होती है। सभी लोग मोतियां उठाने लगते हैं। वहीं भूतिया साधु मरकर गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर लोग खुश होकर उदास हो जाते हैं और बारिश भी होने लगती है। तभी दूसरा साधु आकर कहता है, भूतिया बाबा, आपने अपनी सारी शक्तियां लगाकर दोनों की बारिश करके आप यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। देखिए इनकी माया। ये क्या हो गया? वो क्यों चले गए? तुम गांव वालों की खुशी के लिए वो चले गए। इस तरह वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ शहर लौट जाता है और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।